नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमला उपन्यास का 7वां भाग। क्षितिज के मकान में जैसे ही हरेंद्र ने पैर रखा, वैसे ही क्षितिज ने अधीर भाव से प्रश्न किया, इतनी देर कर दी हरेंद्र बाबू? वह आपके लिए बहुत ही व्याकुल हो रही है। कौन? कमला? अरुण के मुख की ओर संदेह की दृष्टि डालकर क्षितिज ने कहा, हाँ। और यह दूसरा आदमी कौन है? यह जानने के लिए क्षितिज ने जिज्ञासा की दृष्टि से हरेंद्र की ओर देखा। पहले ही की तरह गंभीर भाव से हरेंद्र ने कहा, यह हमारा अरुण है। जैसे इतने ही में उसका सारा परिचय आ गया। क्षितिज अवाक होकर अरुण का और भी अधिक विस्तृत परिचय सुनने के लिए हरेंद्र के मुख की ओर ताकने लगा, किंतु हरेंद्र के मुख से इससे अधिक कुछ न निकला। हरनाथ मैत्री की खबर कमला को देने के लिए क्षितिज बहुत ही व्यस्त हो उठा था, लेकिन अपरिचित आदमी के आगे कमला के बारे में कोई जिक्र छेड़ना उसे युक्ति संगत नहीं जान पड़ता था। और उधर कमला तीसरे पहर से ही हरेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी। कभी कमरे के भीतर आती तो कभी बरामदे में जाकर बाहर ताकने लगती। जितनी ही देर होती जा रही थी उतनी ही उत्कंठा और उसके साथ एक प्रकार का भय भी बढ़ता जाता था। स्वामी से मुलाकात न होने के कारण लखनऊ से अपने यूं ही लौट आने को वह शुभ लक्षण नहीं समझती थी और एक तरह की आशंका रह रहकर उसके मन को पीड़ा पहुंचा रही थी। यह जो एक प्रकार का असगुन अपनी कठोर मूर्ति के आकर खड़ा हुआ था, सो क्या करेगा यह कौन बता सकता था। इतने दिन तक किसी तरह की कोई दुर्भावना कमला के हृदय में जड़ जमकर बैठ नहीं सकी थी। इसी आशा उत्तेजना में उसके दिन बीत रहे थे। स्वामी के दर्शन ना पाकर लौट आने की निराशा से उसके हृदय को यह पहला धक्का लगा था। तभी से उसे केवल यही मालूम पड़ रहा था जैसे कहीं उसके खिलाफ कुछ भयानक साजिश हो रही है। घर लौट जाना पहले जितना सहज जान पड़ता था, अब उतना सहज नहीं है। इसी तरह एक अनिश्चित अनिष्ट की आशंका बराबर उसके हृदय पर कठोर आघात कर रही थी। यही कारण था कि कोई निश्चित अच्छी खबर पाने के लिए वह छटपटा रही थी। हरेंद्र के आने में जितनी देर होती उतना ही वह घबरा जाती, उतावली होती जाती। थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर बरामदे में जा खड़ी होती थी। इतनी ही देर में हरेंद्र की आवाज सुन पाकर कमला हड़बड़ाकर नीचे उतर आई। वह नीचे भी पहुंच ना पाई थी कि अरुण का नाम उसने सुन पाया। बस सीधी बैठक में दाखिल हो गई। कमला को आज एकाएक नीचे की बैठक में आते देखकर क्षितिज चौंक उठा। बालक होने पर भी एक अपरिचित व्यक्ति के सामने कमला का आना उसे ठीक नहीं जचा। क्षितिज अरुण का हाथ पकड़कर उसको बाहर बरामदे में ले जाना ही चाहता था कि इतने में अरुण चिल्ला उठा, दीदी। कमला के मन का आवेग इतना बढ़ गया कि उसके मुख से कुछ न निकल सका। उसने आगे बढ़कर अरुण का ना केवल हाथ पकड़ लिया, उसके बाद भाई बहन दोनों जन कई सेकंड तक परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। कमला ने धोती के कोने से आंसू पोंछकर कहा, भाई अरुण, तू आ गया? अरुण केवल दीदी कहकर चुप हो गया और कुछ न कह सका। कमला जब स्वस्थ हुई तो उसने अरुण से क्षितिज को प्रणाम करने के लिए कहा। अरुण ने कृतज्ञ दृष्टि से क्षितिज की ओर देखकर प्रणाम किया। अरुण को जान पड़ा उसकी दीदी वहीं बनी हुई है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, फिर लोग ऐसी निंदा क्यों करते हैं। हरेंद्र चुपचाप भाई और बहन के मिलने का आनंदमय दृश्य देख रहा था। उसे जान पड़ रहा था इस कठोर संसार की मरुभूमि में ऐसा स्नेह का झरना अगर उसके घर में भी एक होता तो क्या कहना था। कमला ने पहले माँ बाप की कुशल क्षेम पूछी, फिर अरुण का हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। जाते जाते अरुण को जान पड़ने लगा कि यह घर, कमरा, यह क्षितिज दादा, हरेंद्र दादा सब परम पवित्र है। यहाँ की आब हवा, आसपास की चीजें पवित्रता से परिपूर्ण है। यहाँ कोई मलिनता या निष्ठुरता नहीं है। लोगों के मुख से आवाजें, निंदा सुनते सुनते उसके मन में यह धारणा बद्धमूल सी हो गई थी कि उसकी दीदी जिस जगह है वह बिल्कुल अपवित्र नरक के समान है। किंतु आज इस पवित्रता के भीतर देवी के समान अपनी दीदी को स्थित देखकर उसके मन की सारी ग्लानि दूर हो गई। उसका हृदय निर्मल आनंद से भर उठा। रात को घर में एक नया अतिथि आया था। रात भी हो गई थी। उस पर आज कमला के आनंद का दिन था। क्षितिज एक भारी भोज का आयोजन करने के लिए चटपट उठ गया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था, हाय अब कमला उसके यहाँ से चली जाएगी और निश्चय ही चली जाएगी। सप्तम, अष्टमी और नवमी 3 दिन पूजा पाठ, उत्सव आदि होने के बाद प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है और तब विजयदशमी के दिन पूजा का घर जैसे शून्य मालूम पड़ने लगता है। वैसे ही शून्यता का आभास उसके हृदय के भीतर आज ही जैसे मिलने लगा। यह घर द्वार, पत्र, अपने हाथ से टंगी हुई तस्वीरें, अपने हाथ से चलाई हुई लाइब्रेरी सब बेकार जान पड़ने लगे। कमला जैसे जगत के सारे प्रकाश को बुझाकर चली जा रही है। हरेंद्र अकेला चुपचाप उस बैठक खाने में बैठा था। उसकी चोट खाया हुआ हृदय
क्रमशः रोष से परिपूर्ण होता जा रहा था। यह रोष केवल अपने माता पिता के ऊपर न था, बल्कि समस्त संसार के ऊपर था। और जितना ही रोष बढ़ रहा था, उतनी ही प्रकार की वृत्ति, एक प्रकार की वितृष्णा उसके मन को तीखा और चिड़चिड़ा बनाती जा रही थी। वह मन ही मन कह रहा था, मुझे कुछ ना चाहिए, मैं किसी को नहीं चाहता। लेकिन कमला, उसका क्या होगा? हरेंद्र को जान पड़ा, इस कमला को जैसे नियति ने जबरदस्ती उसके गले में लाकर बांध दिया। यह कमला बचपन में खेलने वाली कमला है, दिन रात जिससे लड़ा झगड़ा, हंसा खेला, रोया धोया, मारपीट भी की। यह कमला तो उसकी सदा की साथिन है। इधर कुछ दिन के लिए वह उसके साथ से बिछुड़ गई थी, यही कमला फिर उसके पास लौट आई है। कहां से, किस तरह आई, वह उसे मालूम नहीं। वह केवल यही देख रहा था कि कमला आ गई। हरेंद्र सोचने लगा, सबसे जवाब पाकर, सबके द्वारा त्यागी गई, वह मेरे पास धरोहर के तौर पर रखी गई है। उसके और कौन है? कोई भी नहीं, बाप माँ या स्वामी नहीं। दो आश्रय स्त्री के होते हैं, इनमें से कोई भी ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो तो वह अनाथ है, आश्रय प्रार्थनी है। वह मेरी कमला है। हरेंद्र जितना ही सोचने लगा, उतना ही उसे यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि किस तरह अपने अनजान में वे दोनों एक ही सूत्र में बंधकर परस्पर एक दूसरे के पास आ खड़े हुए। यह जैसे प्रलय के उपरांत केवल दो प्रेमियों का चारों ओर जल से घिरी हुई एक टुकड़ा सूखी जमीन पर खड़े होकर परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकने। हरेंद्र बैठा बैठा सपने देखने लगा। अरुण के पास आकर कमला को जान पड़ने लगा जैसे उसके सामने उपस्थित दुर्दिन और दुर्भावना का और अस्तित्व ही नहीं रहा। अरुण ने अपने मन की स्फूर्ति से कमला की सब आशंका दूर कर दी। अरुण ने देखा, उसका बहनोई दीदी के कलंक की बात सुनकर ही अपना दूसरा ब्याह करना चाहता है, किंतु उसकी दीदी तो निष्कलंक है। उसकी जो बदनामी फैलाई गई है वह आदि से अंत तक बिल्कुल मनगढ़ंत झूठ है। इसलिए उसने कमला के भय का असली कारण, जो सतीश के दूसरा ब्याह करने की अफवाह थी, उसकी चर्चा बहन के सामने नहीं की। अरुण के हाव भाव और बातचीत में कमला ने एक आश्वासन पाया, जिससे उसके मन में भी जैसे कोई आशंका नहीं रह गई। वह मन के उल्लास के साथ एक एक करके सब घटनाएं अरुण के आगे कहने लगी, जो गंगा नहाने के बाद से हुई थी। क्षितिज ने कितने स्नेह, यत्न और आदर से कमला के मन पर कितना गहरा असर डाला था, इसका पता उसे अरुण से बातें करते समय पहले पहल लगा। कमला सब इस तरह उच्छ्वासित होकर क्षितिज का जिक्र और क्षितिज की बड़ाई कर रही थी कि सुनते सुनते अरुण का मन भी क्षितिज के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके हृदय में भी इस अपरिचित आदमी के प्रति प्रगाढ़ प्रीत उत्पन्न हो गई। कमला ने कहा, इतने दिन से पराए घर में हूँ, किंतु एक भी दिन मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ कि यह किसी गैर का घर है, अपना नहीं। सच कहती हूँ भाई अरुण, यह क्षितिज दादा निश्चय ही उस जन्म के हमारे कोई आत्मीय हैं। इस बारे में कुछ उत्तर ना सूझ पड़ने के कारण अरुण कह उठा, क्षितिज बाबू सचमुच बड़े अच्छे आदमी हैं। कमला, सिर्फ अच्छे ही नहीं, अच्छे आदमी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इस तरह गैर होकर भी सगे से बढ़कर काम आने वाले आदमी दुनिया में कम ही मिलते हैं भाई। अरुण, सो तो है, देखो ना अपना सब कामकाज छोड़कर तुम्हारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया। तुम्हें लेकर सतीश बाबू के पास तक दौड़े गए। लेकिन दीदी, हरेंद्र दादा ने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे कमला, हरेंद्र दादा को तो करना ही चाहिए, वह हमारे गांव के आदमी ठहरे, एक तरह के आत्मीय हुए। वह ना करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन तारीफ तो इन क्षितिज बाबू की करनी चाहिए, जिनसे ना कोई नाता था ना जान पहचान। अरुण, इसे तो मैं भी मानता हूँ। जब से क्षितिज बाबू को देखा है तब से मुझे वह अपने सगे से जान पड़ते हैं, इसलिए तो मैं उन्हें क्षितिज दादा कहती हूँ। अरुण ने उत्साहित होकर कहा, तब मैं भी आज से उन्हें क्षितिज दादा ही कहूंगा। कमला को चट ख्याल आ गया कि कै दिन कहेगा, 1 या 2 दिन, इससे अधिक तो यहाँ रहना नहीं है। इसके बाद तो क्षितिज दादा कहाँ होंगे और हम लोग कहाँ। क्षितिज दादा शायद अपने कामों से मुझको भूल भी जाएंगे, लेकिन मैं तो उन्हें नहीं भूल सकूंगी। उस विदेश में जहाँ बंगाली बहुत कम है, हर एक मौके पर मुझे क्षितिज दादा की याद आएगी। उन्हें देखने के लिए बहुत जी चाहेगा, लेकिन देख ना पाऊंगी। रह रहकर इन दिनों की याद आएगी। और सोचते सोचते कमला के हृदय से एक लंबी सांस निकल गई, आंखों में आंसू भर आए। खाने की तैयारी हो चुकी थी। क्षितिज अरुण को भोजन करने के लिए बुलाने ऊपर आया। आकर उसने देखा कमला की आंखों में आंसू थे, 2 बूंद मोती की तरह चमक रहे थे। कमला जब से इस घर में आई है तब से कभी रोई है या नहीं, इसका पता क्षितिज को न था। उसने किसी दिन कमला की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, किंतु आज पहले पहल उसने कमला की आंखों में आंसू देखे। और किसी को रोते देखकर मनुष्य दुखी होता है, यह दुनिया की रीति है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन ना जाने क्यों कमला की आंखों में आंसू देखकर क्षितिज को
आंसू नहीं, 2 बूंद सुंदर मोती दिखाई पड़े। अगर इन 2 बूंद आंसुओं को वह पा जाता तो अनमोल लाल की तरह उन्हें सोने की डिबिया में बंद करके अपने पास सदा के लिए रख लेता, और ये 2 बूंद आंसू उसके जीवन की समस्त पूंजी रहते। कमला की आंखों से आंसू टपक पड़े, तब भी क्षितिज मुग्ध दृष्टि से उन्हीं आंखों की ओर ताकता रहा। कमला का ध्यान टूट गया और वह कह उठी, आओ क्षितिज दादा, किंतु क्षितिज का ध्यान नहीं टूटा। उसकी एक टक दृष्टि की ओर देखकर कमला को जान पड़ने लगा जैसे कोई उसके हृदय के अंधेरे में गुप्त स्थान को टटोल टटोल कर देख रहा है। वहां की सारी सामग्री उलट पुलट कर अस्त व्यस्त कर रहा है। इससे भीतर ही भीतर कमला को एक प्रकार की आश्वासित जान पड़ने लगी। वह चटपट वहां से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। हरेंद्र और अरुण दोनों भोजन करने बैठे। कमला ने कहा, क्षितिज दादा, आप क्यों नहीं बैठते? क्षितिज, पहले इन लोगों को भोजन कर लेने दो, मेरे अतिथि ठहरे। कमला ने कहा, अतिथि या अभ्यागत यहाँ कोई नहीं है, सभी अपने लोग हैं, घर के आदमी है, तुम भी बैठो ना दादा। क्षितिज, मेरे लिए व्यस्त होने की जरूरत नहीं कमला। क्षितिज ने अवश्य कह दिया कि मेरे लिए व्यस्त होने की जरूरत नहीं, लेकिन कमला ने अनुभव किया कि आज अपने हाथ से परोसकर क्षितिज को भोजन कराने के लिए उसका हृदय कितना व्यस्त हो रहा है। उसने कहा, ना क्षितिज दादा, यह ना होगा, तुम्हें बैठना होगा। अरे तुम मेरे लिए क्यों चिंता कर रही हो कमला? मैं तो बेघर बार का आदमी हूँ, जहाँ कहीं कुछ मिल गया खा लेता हूँ। आज यह ना होगा दादा, आज मैं तुमको अपने हाथ से परोसकर खिलाऊंगी। क्षितिज ने विस्मित होकर एक बार कमला के मुख की ओर देखा और उसके बाद कहा, आज तुम्हें क्या धुन सवारी हुई है दादा? अब तो कभी और मैं तुमको इस तरह सामने बिठाकर अपने हाथ से परोसकर खिला नहीं सकूंगी। कहते कहते उसका गला रूंध आया। गले को साफ करके फिर वह कह उठी, कल तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हरेंद्र अब चुपचाप बैठा था। उसने गंभीर भाव से कहा, कहाँ जाओगी? कालीग्राम जाऊंगी। किसके साथ? अरुण के साथ। तुम भी चलो ना हरेंद्र दादा। हरेंद्र ने संक्षेप में लेकिन खूब दृढ़ता के साथ कहा, नहीं। कमला ने कहा, तुमको अगर यह ख्याल हो कि पढ़ाई में हर्ज होगा तो फिर मैं अकेली अरुण के साथ चली जाऊंगी। हरेंद्र ने वैसे ही स्वर में कहा, ना यह भी ना होगा। हरेंद्र की यह ना बड़े जोर के धक्के के समान कमला के हृदय में आकर लगी, जिससे वह स्तब्ध हो गई और बड़ी देर तक कुछ कह नहीं सकी। कमला ने अपने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि हरेंद्र उसके घर में जाने में कोई आपत्ति करेगा। वह क्यों आपत्ति करेगा, यह भी कुछ ठीक ठीक उसकी समझ में नहीं आया। उसने विस्मित होकर पूछा, मना क्यों करते हो हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। कमला को एक तरह का डर सा मालूम होने लगा। उसने जरा आगे बढ़कर हरेंद्र के पास जाकर कहा, क्यों मना करते हो भैया? उसे जान पड़ने लगा किसी तरह अभी हरेंद्र से जाने की अनुमति ले लेनी चाहिए। हरेंद्र ने कहा, ना, तुम्हारा गांव जाना नहीं हो सकता। अरुण और कमला दोनों विस्मित होकर हरेंद्र का मुंह ताकने लगे। उन्हें जान पड़ा हरेंद्र जैसे एक ऐसी जगह जाकर खड़ा हुआ है जहां से वह हुक्म दे रहा है और दोनों को मानना पड़ेगा। कमला की इच्छा हुई कि वह हरेंद्र के इस निषेध का प्रतिवाद करे, किंतु बल वह एकत्र न कर सकी। उसने एक बार प्रार्थना अनुनय विनय करना चाहा, किंतु हरेंद्र के मुख की ओर देखकर शब्द मुंह से ना निकले। वह एक टक हरेंद्र के मुंह की ओर ताकती रही। उसे जान पड़ा जैसे भयानक तूफान आने के पहले जो हवा एकदम रुक जाती है, वही दशा हरेंद्र की आज हो रही है। वह डरकर कह उठी, तुम्हें आज क्या हुआ है हरेंद्र दादा? तुम इस तरह क्यों बिगड़े हो? ना, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्षितिज, हरेंद्र जैसे आज वह रोज का हंसमुख हरेंद्र नहीं है। आज वह जैसे बिल्कुल ही बदल गया। ऐसा क्यों हुआ यह समझ में नहीं आ रहा। कमला ने हरेंद्र की ओर से हताश होकर क्षितिज की ओर देखा। उसने अधीर भाव से पूछा, तुम क्या कहते हो दादा? अरुण के साथ अपने घर जाऊं या ना जाऊं? क्षितिज, हरेंद्र जब इस तरह मना कर रहे हैं तब मेरी समझ में तुम्हारे अभी वहां ना जाना ही अच्छा होगा। कमला को ना जाने क्यों भय हो रहा था कि हरेंद्र जोर देकर कि उसे ना जाने के देखकर अच्छा नहीं कर रहा है। जितने ही दिन यहाँ बीतेंगे उतना ही तो उसके लिए बुरा होगा। उसने क्षितिज की ओर करुण प्रार्थना की दृष्टि से देखकर कहा, लेकिन यह तो कुछ बताते ही नहीं। हरेंद्र जोर से कह उठा, कारण क्या बताऊं? मैं मना कर रहा हूं, जाने ना पाओगी बस। इस हुक्म को सुनकर कमला का हृदय रोष से भर गया। मैं जरूर जाऊंगी और देखो मुझे कौन रोकता है। इसके उत्तर में हरेंद्र ने कोई कड़ी बात कहनी ही थी, किंतु क्षितिज ने उसका अवसर नहीं दिया। वह बीच में ही उठकर कह उठा, नहीं कमला, हरेंद्र अच्छी बात कह रहे हैं। तुम्हारे घर से जब तुमको कोई लेने आवे तब तुम्हारा जाना ठीक ना होगा। लड़कपन ना करो। क्षितिज के इस कथन में ऐसा स्नेह भरा हुआ था कि कमला का मन एकदम नरम पड़ गया। उसे जान पड़ा क्षितिज जो कह रहा है वही उसे करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही अपनी असहाय अवस्था देखकर उसे रुलाई आ गई। वह रुआंसे स्वर में कह उठी, तो क्या मैं सदा यहीं पड़ी रहूंगी?
कमला के इस क्रंदन जड़ित करुण स्वर ने हरेंद्र के हृदय में चोट पहुंचाई। उसने कहा, यहाँ क्यों रहोगी कमला? मैं तुमको अपने साथ यहाँ ले चलूंगा। जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहना। कमला, सो तो एक ही बात है, फिर यहीं पड़े रहने में मेरी क्या हानि है? हरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, ना ना, पराया घर है, यहाँ तुम्हें ना रहना पड़ेगा। कमला ने चोट खाकर कहा, छी छी, यह क्या कर रहे हो हरेंद्र दादा? ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। क्षितिज दादा क्या मेरे गैर हैं? हरेंद्र को इसका कोई बात उत्तर नहीं सूझ रहा था। कमला के लिए क्षितिज ने अब तक जो कुछ किया है उसको देखते ही कमला का कहना ठीक ही है, किंतु कमला ने जिस स्वर में और जिस ढंग में यह बात कही वह हरेंद्र को अच्छी नहीं लगी। इसके सिवा यह भी हरेंद्र को खटका कि क्षितिज के एक बार कहने से ही कमला का घर जाने का हठ दूर हो गया। वह फिर गुम होकर बैठा रहा। अरुण ने कहा, तो मैं कल सवेरे ही गाड़ी से लौट जाऊं, जाकर पिता और माता को खबर दूं? क्षितिज, यही अच्छा होगा। हरेंद्र तब भी कुछ ना बोला। दूसरे दिन सवेरे अरुण दीदी से विदा मांगने आया। तब कमला ने कहा, भाई अरुण, तुझे मेरा एक काम छिपाकर करना ही होगा, कोई भी जानने ना पावे। अरुण ने कहा, क्या? कमला ने एक बंद लिफाफा अरुण के हाथ में देकर कहा, यह चिट्ठी तू अपने हाथ से दे आना। किसको? पता पढ़कर देख। अरुण ने दे लिफाफे पर लिखा है, श्रीयुत सतीश चंद्र राय की सेवा में। अरुण पहले जैसे घबरा गया और दम भर बहन के मुख की ओर देखता रहा। उसके बाद सिर झुकाकर उसने कहा, अच्छा। इधर दुर्गा देवी की सलाह के माफिक सतीश ने अपने ससुर हरनाथ मैत्र महाशय को एक तार भेज दिया और उत्तर कर राह देखने लगा। लेकिन मैत्र महाशय उस समय योगेंद्र मित्र के साथ कलकत्ते चले गए थे, इसलिए सतीश का तार लौट आया। व्यर्थ तार का फॉर्म हाथ में लिए आ रहे सतीश का मुंह देखकर ही दुर्गा देवी समझ गई कि खबर खराब है। उन्होंने पुत्र से कुछ ना पूछकर कहा, भैया मैं जरा अपने गांव जाऊंगी, किसी तरह मुझे वहां भेज सकते हो? सतीश ने कुछ सोचकर कहा, भेज सकता हूँ। यहाँ नरही पर जो शिशिर बाबू रहते हैं उनकी स्त्री की तबीयत बहुत खराब है, उसे देखने उनकी माँ और वह कलकत्ते जा रहे हैं। तुम उनके साथ जाओगी तो वह तुम्हें जगदीशपुर स्टेशन उतार देंगे, लेकिन तुम गाँव के क्या करने जाओगी? यहाँ तो खूब अच्छी तरह। ना ना ना, मेरे घर बिना काम नहीं चलेगा और एक अच्छी लड़की देखकर तेरा ब्याह करूंगी। सतीश ने जब से कमला की बदनामी की बेनामी चिट्ठी पाई थी तब से उसके दिमाग में बराबर संन्यास लेकर संसार से अलग हो जाने की इच्छा चक्कर लगा रही थी। इस बारे में इधर कई बार वह अपने गुरुदेव आत्मानंद स्वामी के साथ भी खूब आलोचना कर चुका था और एक तरह उसका संसार त्यागी हो जाना तय हो चुका था। किंतु आज अचानक जब सतीश को यह मालूम हुआ कि उसकी पूजनीय माता और एक बार ब्याह की फांसी से उसका गला फंसाना चाहती हैं, तब वह बहुत ही चिंतित हो उठा। उसने दुर्गा देवी से कुछ नहीं कहा और सीधा गुरुदेव के स्थल को उसी दोपहर की कड़ी धूप में चल दिया। गोमती नदी के किनारे मोती महल के पास एक छोटे से पक्के मकान में, जो घाट का अंश है, इसी घाट के साथ ही किसी धर्म प्रेमी ने बनवा दिया होगा। सतीश के गुरुदेव गुरुवानी जो के साथ अखाड़ा जमाए हुए हैं। लखनऊ प्रवासी डॉक्टर, वकील या नौकरी पेशा कुछ बंगाली भक्तों या चेलों की कमाई से ही गुरुजी का खर्च मजे में चल जाता है। दूर से ही गुरुजी को सतीश ने एक लंबी दंडवत की। उसके बाद वह जमीन पर बैठ गया। गुरुजी का कुछ हुलिया यहाँ बता देना ठीक होगा। वह भी बंगाली थे, पर किस जाति के किसी को ना मालूम। अब तो हरि को जो भजे सो हरि को होए थे। रंग उनका आबनूस से भी काला, सिर चौड़ा, मुंह लंबा, कद ठिगना, आंखें गोल गोल छोटी छोटी, उनमें गांजे के दम की लाली और घनी दाढ़ी, मूछ एक ममाखी का लटकता हुआ छत्ता जान पड़ती थी। यही उनका हुलिया था। गुरुजी ने नींद की खुमारी भरी आंखों से सतीश को देखकर कहा, आओ बैठो सतीश। सतीश ने दोनों हाथ जोड़कर उदास स्वर में विनीत भाव से कहा, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ स्वामी जी। माँ जी मेरा फिर से विवाह कराना चाहते हैं, इसी गरज से लड़की देखकर ठीक करने देश जा रही हैं। गुरुजी ने केवल यही कहा और आसन से उठने को तैयार हुए। सतीश ने एकदम उठकर दोनों पैर पकड़ ली और कहा, अब मैं क्या करूं गुरुजी, बताइए ना, मुझे आप ही का भरोसा है स्वामी जी। गुरुदेव ने आकाश की ओर जुड़ी हुई घने काले बालों वाली दोनों भुआएं जरा उठाकर कहा, भैया संसार माया में है, यह आशंका का अंत नहीं। गृहस्थी भारी झंझट है, उसमें दुख कष्ट की सीमा नहीं। मैं तो तुमसे कब से यही कह रहा हूँ कि छोड़ छाड़कर गृहस्थी से निकल पड़ो, देर ना करो। सतीश ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं तो दो समस्याओं के बीच पड़ गया हूँ। इधर माता की आज्ञा से ब्याह करो और उधर प्रभु कह रहे कि संसार का त्याग करो। अब मैं क्या करूं, किसकी आज्ञा मानूं? गुरुजी ने कुछ गंभीर भाव धारण करके कहा, तो माता की आज्ञा का पालन करो, मुक्ति की आशा छोड़ दो। जिस स्वर से गुरुदेव ने यह शब्द कहे उससे उनके भीतर क्रोध का आभास स्पष्ट मिल रहा था। सतीश ने और भी मुंह बनाकर कहा, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो संसार को छोड़ देना तय कर लिया है। लेकिन ही तो सर्वनाश की जड़ है। गुरुजी ने कहा,
यह लेकिन और अगर मगर पीछे लगी रहने से ही तो मैंने बहुत लोगों को 3 जन्म से पहले मुक्ति प्राप्त करके देखा है। सतीश ने अवाक होकर कहा, 3 जन्म तक कठोर साधना करने के बाद? स्वामी जी, हाँ, अंदाजन 3 ही जन्म लग जाते हैं। सतीश ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, तब तो मैं देखता हूँ मेरे लिए मुक्ति की आशा बिल्कुल ही व्यर्थ है। मैं तो समझता हूँ कि 3 तीर को 9 जन्म में भी शायद किंतु परंतु छूटे। आत्मानंद ने खूब गंभीर होकर कहा, गुरु के प्रति भक्ति और निष्ठा रखकर उसकी आज्ञा का पालन करके चलने में ही जन्म में मुक्ति पाई जाती है। सतीश ने अत्यंत कातर स्वर में कहा, मन में यह किंतु आप ही आप उठती है, इसका क्या इलाज है स्वामी जी? नहीं तो मैं आपकी आज्ञा को अक्षर अक्षर मान कर चलने को तैयार हूँ। किस बारे में तुम्हें यह किंतु की बातें सताती हैं? सतीश, बहुत सी बातों में यह किंतु उठती है। सबसे प्रधान तो मेरी स्त्री के चरित्र के बारे में मेरे मन में यह किंतु देख पड़ती है। वह जो बेनामी चिट्ठी आई उस पर विश्वास नहीं होता, कारण मैं अपनी स्त्री को चरित्र के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। दूसरी किंतु दूसरा ब्याह करने के बारे में। तीसरी किंतु घर छोड़कर वन जाने में। क्या घर में बैठकर साधना नहीं की जा सकती? सबसे कठिन किंतु है नौकरी छोड़ देने के बारे में। नौकरी छोड़ने के माने हैं माँ का भूखों मरना। कमला को त्याग करने का अर्थ है अपने हाथ से अपना गला घोटना। सतीश बेचारा कड़ी धूप में झलता बुनता आया था और गुरुदेव ठंडक में घर के भीतर पड़े सो रहे थे। इस कारण सतीश के उत्तेजित होने पर भी गुरुदेव ठंडे ही रहे। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में अपने शिष्य को पुकारा, वत्स, सुधीर को तनिक यहाँ तो आओ। एक लंबा चौड़ा गेरुआ का घुटनों तक चोगा सा गले में डाले मुंडित मस्तक चश्माधारी युवक ने प्रवेश किया। आत्मानंद ने सतीश की ओर इशारा करके कहा, धीरानंद, इसके पहले नाम था सुधीर चंद। इन्हें तनिक कुछ प्रसाद खिलाकर ठंडा पानी पिला शांत करो, तब मैं जरा हाथ मुंह धोआऊं। सतीश ने गुरुजी को खड़ाऊ उठाकर आगे बढ़ा दी। स्वामी जी खड़ाऊ पहनकर खटखट करके मकान के भीतर चले गए। सतीश ने एक सांस लेकर धीरानंद की ओर देखकर कहा, भाई, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरुजी कहते हैं कम से कम 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं मुक्ति नसीब होगी। धीरानंद ने हंसकर कहा, और अगर मैं ऐसी तरकीब बतला दूं कि एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाए तो क्या इनाम दोगे? सतीश ने अधीर भाव से उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मेरे पास और क्या है भाई जो तुम्हें दूं? जन्म भर तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। सतीश ने पीठ ठोकर धीरानंद से कहा, अच्छा, पहले कुछ जलपान कर लो फिर बतलाऊंगा। नहीं भाई, मुझे भूख प्यास नहीं है, घर से जलपान करके आया हूं, पहले तरकीब बतलाओ। देखो, वृंदावन चले जाओ, वहां देखोगे मोर बंदर वगैरह वह सब एक जन्म में ही मुक्त हो जाते हैं, उसका दूसरा जन्म होता ही नहीं। ना मानो तो वैष्णव ग्रंथों में देख लो। सतीश ने गंभीर भाव धारण करके कहा, लेकिन गुरुजी ने तो मुझसे हिमालय में जाकर एकांतवास करने को, साधना करने को कहा है। अच्छा भाई, तुमको क्या जान पड़ता है? कमला और माँ को छोड़कर अगर मैं चला जाऊं तो क्या उनके प्रति अन्याय ना होगा? मुझे पाप ना लगेगा? धीरानंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर नौकरी से एकदम इस्तीफा देकर चले जाओगे तो अवश्य अविचार होगा। मैं तो कहता हूँ तुम पहले सिक लीव, बीमारी की कहकर एक लंबी छुट्टी लो और कुछ दिन अकेले जाकर रहो, तो अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। सतीश ने उत्साह के साथ कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी सलाह मुझे पसंद है, मैं आज ही छुट्टी की दरखास्त देकर माँ को घर भेजाऊंगा। धीरानंद ने हंसकर कहा, जो कुछ करना है यहीं बैठकर करो, घर जाओगे तो मन फिर वहीं पे किंतु उठने लगेगी। अच्छा चलो, पहले कुछ खा पी लो। अब की सतीश ने इनकार नहीं किया, सिर नीचा करके सोच विचार में डूबा धीरानंद के पीछे पीछे उसके साथ चला गया।